पूरी दुनिया को बता दिया उन्होंने। एक बार जोरदार तालियों से अरविंद का स्वागत करिए। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। साथियों, शनिवार की रात को रामलीला मैदान में लोग शांतिपूर्वक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एकत्रित हुए थे। रात को बिना किसी कारण के पुलिस ने वहां पहुंच के निहत्थे लोगों के ऊपर निर्मम तरीके से वार किया और वहां सो रहे बच्चों और औरतों के ऊपर उन्होंने आंसू गैस के गोले फेंके। इसकी हम पूरी तरह से निंदा करते हैं और उसके बाद इस डर से कि कोई इसके खिलाफ आवाज न उठा ले, उन्होंने दिल्ली के सारे इंपॉर्टेंट इलाकों में धारा 144 लगा दी। तो सरकार की एक चीज हम समझ लें, हमारे देश में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आज तक लोग आवाज उठाते रहे, लेकिन अब सरकार हम सब लोगों को एक मैसेज देना चाहती है और वो मैसेज ये है कि हम लोग भ्रष्टाचार करते रहेंगे। सरकार ये कह रही है कि हम लोग भ्रष्टाचार करते रहेंगे, भ्रष्टाचार करना हमारा अधिकार है और अगर तुम लोग आवाज उठाओगे तो तुम्हें कुचल दिया जाएगा। अगर तुम लोग आवाज उठाओगे तो धारा 144 लगाई जाएगी, तुम्हें इकट्ठे नहीं होने दिया जाएगा। ये सब हम लोगों को मंजूर नहीं है। हमारे संविधान के आर्टिकल 19(1)(b) के तहत ये साफ साफ लिखा है कि ये इस देश के लोगों का मौलिक अधिकार है कि वो कहीं भी शांतिपूर्वक तरीके से एकत्रित हो सकते हैं और एकत्रित होके प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगर उनके पास कोई हथियार नहीं है। तो शनिवार की रात को वहां पे लोग शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठे हुए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए। उनके पास कोई हथियार नहीं थे, तो सरकार ने उनके ऊपर वार करके हमारे संविधान को फाड़ के फेंका। इस सरकार ने संविधान के ऊपर इस तरह के वार को, संविधान के ऊपर इस तरह के वार को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पहले कहा था कि हम जंतर मंतर पे बैठना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पे धारा 144 है। संविधान के अंदर यह लिखा है कि जनता शांतिपूर्वक तरीके से कहीं भी एकत्रित होकर प्रोटेस्ट कर सकती है, लेकिन अगर सरकार को लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नजर आती है तो वो वहां पे धारा 144 लगा सकती है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अन्ना हजारे आज 73 साल के हैं। पिछले 73 साल में इन्होंने जितने आंदोलन किए वो सब शांतिपूर्वक थे। 5 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ वो भी शांतिपूर्वक था। तो सरकार को ऐसी कौन सी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नजर आई कि उन्होंने जंतर मंतर पे 144 लगा के इनको वहां आंदोलन करने से रोका है? तो क्या हम ये माने कि ये सरकार बिल्कुल डिक्टेटरशिप के ऊपर उतर आई है? उन्हें इस देश को बताना पड़ेगा। क्या हम ये माने कि किसी को सपना आया कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है इसलिए धारा 144 लगा दी जाए? ये जनतंत्र नहीं है। सरकार को हमें बताना पड़ेगा कि कौन सी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उन्होंने दिल्ली के कई इलाकों में धारा 144 लगा रखी है। साथियों,
आंदोलन के बाद, 5 अप्रैल के आंदोलन के बाद, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये सारे टीवी चैनल के साथियों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको सबको बताया जाए। 5 तारीख के आंदोलन के बाद, 5 अप्रैल के आंदोलन के बाद इस सरकार ने और कई भ्रष्ट लोगों ने मिलकर हमारे साथियों के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए। उन्होंने हमसे कहा कि आप 5 लोग अपनी संपत्ति डिक्लेयर कीजिए, बताइए आपके पास कितनी संपत्ति है। उन्हें लगा कि हम डर जाएंगे। हमने 24 घंटे के अंदर अपनी संपत्ति अपनी वेबसाइट पर डाल दी। अब आज हम इस मंच से ये मांग करते हैं कि इस देश के सारे नेता भी अपनी अपनी संपत्ति अपनी वेबसाइट पे डालें। डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? फिर उन्होंने कहा कि आपने जंतर मंतर पर इतना बड़ा आंदोलन किया, आपको किन किन लोगों ने दान दिया, कहां से डोनेशन आए? तो हमने सारे दानकर्ताओं की लिस्ट जो है वो अपनी वेबसाइट पे 24 घंटे में डाल दी। अब हम ये सरकार से मांग करते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों, बीजेपी, भाजपा, कांग्रेस, डीएमके, सपा, बसपा, इस देश की सारी पार्टियां अपनी वेबसाइट पे डालें कि उनको किस किस ने दान दिया। कांग्रेस अपनी वेबसाइट पे डाले कि कांग्रेस को कहां कहां से चंदा आया पिछले 5 साल में। भाजपा अपनी वेबसाइट पे डाले कि भाजपा को किस किस से चंदा मिला पिछले 5 साल में। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा कि आपके पास जो पैसा आया आपने कहां कहां खर्चा किया। हमने अपने खर्चों की लिस्ट भी सारा ब्यौरा वेबसाइट पे 24 घंटे में डाल दिया। उन्होंने हमसे पूछा कि आपने रामलीला मैदान में रैली की, उसके ऊपर कितना खर्चा आया, हमने वो भी वेबसाइट पे डाल दिया। अब हम ये मांग करते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 5 साल में जितनी रैली की वो हमें बताए कि किन किन लोगों को कितने पैसे देके वो लेके आई थी। हम ये मांग करते हैं कि बीजेपी पिछले 5 साल में बीजेपी ने कितनी रैली की और किन किन लोगों को कितने पैसे देके लेके आई वो भी बताए हम लोगों को। कपिल सिब्बल साहब ने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, कुछ दिन पहले अन्ना हजारे साहब ने बाबा रामदेव को सचेत किया था कि इस सरकार ने हमें धोखा दिया, या आपको भी धोखा देगी। तो कपिल सिब्बल जी कहते हैं कि हमें धोखेबाज कहा, तो क्या गलत बोला? पिछले इतने दिनों से इतना भ्रष्टाचार जो चल रहा है, क्या ये भ्रष्टाचार देश के साथ धोखा नहीं है? अगर वो हमारे को लूटे, हमारे साथ भ्रष्टाचार करें और हम उन्हें धोखेबाज भी ना कहें। वो कहते हैं कि आपने हमें लायर कहा, झूठा कहा, तो क्या गलत कहा? उन्होंने कहा कि आपने हमें षड्यंत्रकारी कहा, तो एक के बाद एक षड्यंत्र सरकार रचती जा रही है। पहले शांति भूषण जी के खिलाफ एक सीडी निकल के आ गई और फिर पता चला कि सीडी फर्जी है, तो क्या षड्यंत्र नहीं है ये? उसके बाद एक के बाद से एक सरकार ये षड्यंत्र रचती जा रही है और कहती है आप हमें षड्यंत्रकारी भी नहीं बोल सकते। फिर ये कहते हैं कि हम तो चुने हुए लोग हैं, आप कौन हैं? तो ये चुने हुए होने का ये घमंड किस बात का है? अन्ना हजारे कहते हैं कि अगर आप चुने गए हैं तो आप हमारे सेवक हैं, आप हमें आंखें मत दिखाइए। अगर चुनाव के अंदर आप चुने जाते हैं तो आपको चुन के इसलिए भेजते हैं कि अगले 5 साल आप हमारी सेवा करेंगे,
आप हमारे को आंखें दिखाएंगे, आप हमारे देश का पैसा लूटेंगे, इसलिए आपको हम नहीं भेजते। दूसरी बात, हमने आपको चुन के भेजा, इसका मतलब ये नहीं कि अगले 5 साल तक आप तानाशाह बन जाएंगे। ये लोकशाही है। लोकशाही के अंदर आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये होता है कि हम मालिक हैं। कोई भी निर्णय करने के पहले आप जनता से पूछेंगे, लेकिन वो कहते हैं आप पूछने वाले होते कौन हैं? आप तो बाहर के लोग हैं। हम बाहर के लोग हो गए और ये मालिक बन के बैठ गए, तो ये किसी गलतफहमी के अंदर है। दूसरा, इन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी डिवाइडेड है। सिविल सोसाइटी क्या होती है? सिविल सोसाइटी का मतलब इस देश के 120 करोड़ लोग, 120 करोड़ लोग, जाहिर सी बात है कि 120 करोड़ लोग किसी भी बात पे एक साथ सहमत नहीं हो सकते। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि संसद के अंदर ये 540 एमपी कब इकट्ठे एक साथ हुए? ये भी तो डिवाइडेड है। केवल एक मुद्दे पर ये सारे इकट्ठे हुए थे, जब इनको अपनी तनख्वाह बढ़ानी थी। जब इनको अपनी तनख्वाह बढ़ानी थी तो सारे इकट्ठे हो गए। पार्लियामेंट भी तो डिवाइडेड है, सिविल सोसाइटी डिवाइडेड है तो पार्लियामेंट भी डिवाइडेड है। उसके बाद ये कहते हैं कि ये लोकपाल बिल ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर जो सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं, ये मेंबर जो हैं ये तो अड़ गए हैं, ये ढीठ हैं, ये जिद्दी हैं। मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं, सरकार कहती है कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के दायरे से बाहर करना चाहिए, वो भ्रष्टाचार करता रहे। सरकार कहती है कि जजेस अगर भ्रष्टाचार करें तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। सरकार कहती है कि अगर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिश्वत दे के अंदर वोट डालें या प्रश्न पूछें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जांच नहीं होनी चाहिए। तो बताओ किस चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करें हम? सरकार कहती है कॉम्प्रोमाइज करो, किस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करें? कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए क्या? सरकार कहती है कि हम भाजपा के लोग हैं, हम आरएसएस के लोग हैं। सरकार कहती है कि हम कम्युनल हैं, हम सांप्रदायिक हैं। ये सरासर गलत है। आज इसी मंच से मैं ये साफ साफ कर देना चाहता हूं, जिस दिन ये आंदोलन सांप्रदायिक हो गया, सबसे पहले मैं ये आंदोलन छोड़ के चला जाऊंगा। कपिल सिब्बल जी ने कुछ दिन पहले बोला कि ये सिविल सोसाइटी के लोग आए या ना आए, हम लोग तो वचनबद्ध हैं इस कानून को बनाने के लिए। हम बड़ी दाद देते हैं आपकी, आप वचनबद्ध हैं इस कानून को बनाने के लिए, लेकिन कैसा कानून बनाएंगे आप? प्रधानमंत्री को बाहर रख दो, जजों को बाहर रख दो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बाहर रख दो, अफसरों को बाहर रख दो, एक खाली कागज हमें दे देंगे और कहेंगे कानून बन गया। ये धोखा नहीं है क्या? हमें वो धोखा देते हैं और कहते हैं हमें धोखेबाज मत बोलो। साथियों, हमारा पूरा ये आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है। अन्ना हजारे आपसे कभी वोट मांगने नहीं आएंगे, हम लोग कभी आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे। हम चुनावों के अंदर खड़े नहीं हो रहे और कभी खड़े नहीं होंगे चुनावों के अंदर। हमारी राजनीति चुनावों की राजनीति नहीं है, हमारी राजनीति भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं है, हमारी राजनीति सत्ता की राजनीति नहीं है, हमारी राजनीति जनता की राजनीति है। आज तक ढेरों आंदोलन हुए, जितने बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई वो केवल सत्ता के परिवर्तन के साथ खत्म हो गई। पहली बार आज हम ये बात कर रहे हैं कि हमें व्यवस्था की परिवर्तन चाहिए। अभी हम लोकपाल बिल मांग रहे हैं, उसके बाद चुनाव सुधार की बात की जाएगी, उसके बाद न्याय व्यवस्था में वे सुधार की बात की जाएगी, और फिर ये पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम सेंट्रलाइज हो गया, सत्ता सेंट्रलाइज हो गई है, इसके डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जाएगी। तो ये व्यवस्था परिवर्तन का हमारा आंदोलन